अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ जी। अल्लाह का शुक्र। आप देखिए माशाल्लाह लाइफ किस तरह चलती है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेक्चर 1 से और हमारे ऑनलाइन में टुडे वी आर गोइंग टू हैव लेक्चर नंबर 12। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें ज़िंदगी ऐसी है। इसलिए मैं थोड़ा सा एक एडवाइस करूँगा कि कुछ लाजमी आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा करके जाएं कि आने वाली नस्लें आप लोगों को याद रखें कि आपने उनके लिए कुछ किया था। देखिए अमेरिकन हमसे क्यों आगे हैं। अमेरिकन की हर मूवी के एंड में वो लाजमी एक मैसेज देते हैं कि फैमिली कम्स फर्स्ट और डू समथिंग फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। सबसे पहले आपकी फैमिली आती है। फैमिली में माँ बाप आते हैं और क्योंकि आजकल ऐसा दौर है कि अब तो बहन भाई भी सके आपके, आप जितना मर्जी उनके लिए कर लें वो आप सपोर्ट नहीं करते। जब जो थोड़ा सा सेटल होता है वो निकल जाता है, कहते जी इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया। तो आप फिर भी अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें सबसे ज़्यादा। नो मैटर वट रिलीजन यू फॉलो, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। फिर योर नेक्स्ट जनरेशन कम्स फर्स्ट। सिंस यू आर नर्सेस, you know that you have to take care of patients of people. तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन का जितना ख्याल रख सकते हैं ना वो करें। आप अपने प्रोफेशन में कर सकते हैं कि अपनी सारी डेडिकेशन के साथ अपने पेशेंट को सर्व करें। बेशक वो लोग अच्छे ना हो, आपको तंग कर रहे हो, मुख्तलिफ मसाइल हैं हमारे यहाँ पे, पर आप डेडिकेशन से अपना काम करें। थर्ड एडवाइस जो है ना वो एकेडमिक्स में है और वो आज का हमारा लेक्चर है, दैट इज़ प्लेजरिज्म। नहीं नहीं, एडवाइस ये नहीं है कि आपने प्लेजरिज्म करना है। एडवाइस ये कि यू हैव टू अवॉइड प्लेजरिज्म। आज हम पढ़ेंगे प्लेजरिज्म के बारे में, प्लेजरिज्म क्या होता है, फिर इसमें कि प्लेजरिज्म को अवॉइड किस तरह करना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। इसमें ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स हमारे चले जाएंगे। फिर एक लेक्चर जो होगा ना वो एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग पर होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई, अगर लगा तो हम और कर लेंगे। अभी मुझे लगता है प्लेजरिज्म पर शायद 3 हो सकता है 2 भी हो जाए, विल सी। चलें जी, प्लेजरिज्म के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये अपने जहन में ना कोई ख्याल रखिएगा, लास्ट ईयर भी मैंने टीच किया था, लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने टीच किया था तो डिफरेंट चीज़ें उनको पढ़ाई थी। ये टॉपिक्स यही थे लेकिन डिफरेंट तरीके से पढ़ाया था। अब मुझे क्योंकि लास्ट ईयर से पहले वाला जो मेरा था ना वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इनको पढ़ाने का, मतलब 1.5 साल पहले जब मैंने फर्स्ट दिया था सेमेस्टर, तब जब मैंने पढ़ाया था ना तो मैंने उनको, क्योंकि मुझे एकदम बताया गया था कि पढ़ाना है और उन बच्चों से आप पूछिएगा, हमने एक दिन में 5-5 6-6 क्लासेस लेके पढ़ा, क्योंकि उनके मिड आ रहे थे, फाइनल आ रहे थे। सिर्फ 6 उनके पास 18 दिन थे। 18 दिन में मिड भी कराना था, फाइनल भी कराना था। वो कोई इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से उनके लेक्चर्स हो नहीं पाए थे। तो तब उस वक्त मेरे से जो भी बना था ना सिलेबस, मैं ढूंढ ढूंढ के चीज़ें कर करके उनको पढ़ाया था, अच्छा जो मुझे लगा बेहतर है। फिर उसका नेक्स्ट टाइम अमेंड किया मैंने, और अमेंड किया इस दफ़ा। क्या है, जो इनकाउंटर होते हैं ना प्रॉब्लम्स बनो, इंसान ऐसे लाइफ में ग्रो करता है। चलें अब देखते हैं इसको। प्लेजरिज्म क्या होता है, व्हाट इज इट एंड हाउ टू अवॉइड इट। अभी आप लोग अपनी रिसर्चेस कर रहे हैं, आपको ये कहा गया होगा कि प्लेजरिज्म नहीं करना। चलें जी, ऑफिशियल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ये दुनिया की बड़ी ऑथेंटिक डिक्शनरीज में से एक मानी जाती है। टू प्लेजराइज, प्लेजराइज वर्ब यानी अगर आप प्लेजराइज कर रहे हैं तो इससे क्या मतलब है। पॉइंट नंबर 1 इज टू यूज द वर्ड्स और आइडियाज ऑफ अनदर पर्सन एज इफ दे वर योर ओन वर्ड्स और आइडियाज। आप दूसरे इंसान के यानी रिसर्चर के आइडियाज को और वर्ड्स को इस तरीके से इस्तेमाल करें जैसे कि वो आपके अपने वर्ड्स और आइडियाज हों। दिस इज प्लेजरिज्म, ठीक है। आपने देखा जैसे हम लोग कोट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में रख के हम करते हैं ना, कायदे आजम सेट, ये जो कायदे आजम की बड़ी इंपॉर्टेंट कोट है, वर्क वर्क एंड वर्क, वो कर लें आप। अब जो वर्क वर्क एंड वर्क है वो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में लिखने का पर्पज़ ये होता है कि हम कॉपी नहीं कर रहे, हम कोट कर रहे हैं कि कायद ने ये कहा था। अगर आप ये कह दो ना कि ही सेड, अब ही सेड में आप मेंशन नहीं कर रहे कौन है और आप कह रहे हो जी ही सेड वर्क वर्क एंड वर्क, तो इसका मतलब है आपने कायदे आजम के आइडियाज, जो कायदे आजम के लफ्ज थे ना उनको प्लेजराइज कर लिए, चोरी कर लिए। प्लेजरिज्म इन अनदर वर्ड इज थेफ्ट, इट इज थेफ्ट, ये चोरी है, बट इट इज द लिटरेरी थेफ्ट। ये आप किसी का अदबी काम जो होता है, फिक्शनल नॉन फिक्शनल मेडिकल कोई भी हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आप उसको चोरी कर लेते, दैट इज प्लेजरिज्म। चाहे कॉपी पेस्ट करें वो भी प्लेजरिज्म है। पॉइंट नंबर 2 इज टू स्टील एंड पास ऑफ द आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अनदर एज ऑन वंस ओन। अब होता क्या है, अब देखें ना, आपने कह दिया ही सेड बी काम 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 एंड काम,
सॉरी ही सेड वर्क वर्क एंड वर्क। तो उससे क्या लगता है, उससे ऐसा लगता है कि वो वर्ड्स उस बंदे ने अदा किए, बट इन रियलिटी दीज वर द वर्ड्स विच वर अटर्ड बाय आर फाउंडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप किसी के अल्फाज किसी और को दे रहे हो, किसी का आइडिया किसी और को दे रहे हो। अब आप लोगों ने फॉर इंस्टेंस आप रिसर्च पर कर रहे हैं आजकल, आप एक रिसर्च करें टॉपिक के ऊपर, वहां से आपने एक एंटन की बुक थी, एंटन एंड वॉन की बुक थी, वहां से आपने एक आइडिया लिया और आपने उस आइडिया को सारा लिख दिया। ठीक है, आपने नीचे रेफरेंस नहीं किया कि ये आइडिया एंटन एंड वॉन से लिया गया, आपने उसकी कोई रेफरेंसिंग नहीं किया, तो फिर ऐसा लगेगा, इट गिव्स एन इमेज कि यू हैव रिटन इट, कि ये आइडिया आप लोग आपका अपना है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है इट इज टू स्टील एंड पास ऑफ the ideas of other words, the ideas or words of another as one's own। कि ऐसा लगता है प्लेजरिज्म में कि आप दूसरे के आइडियाज ऐसे पेश करें जैसे कि आपने अपने, यूज अनदर्स प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। एक बात आप लोग जहन में रख लें, बेस्ट सोर्स जो है ना, बेस्ट वे जो है प्लेजरिज्म से बचने का वो एक ही है, विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। इसको विद कर लें, क्रेडिटिंग द सोर्स। आपने जहां से भी आइडिया लेना उसको आप सोर्स को क्रेडिट कर दें, आप सोर्स को रेफरेंस कर दें। हम रेफरेंसिंग भी आगे देखेंगे, जब आप रेफरेंस कर देते हैं ना तो बस फिर आप बच जाते हैं, फिर वो प्लेजरिज्म में नहीं जा सकता। अब वो यही कह रहे हैं कि दूसरे की प्रोडक्शन है और आप अपना शो करके पेश कर दें, दैट इज प्लेजरिज्म। अब जैसे एक हमारे बहुत बड़े राइटर हैं अशफाक अहमद अशफाक, हमारे घर के करीब रहते थे, अनवार जाहिदी साहब, तो मैं उनसे मुलाकात भी हुई है। तो ये बड़ा मतलब अशफाक अहमद अशफाक के बारे में तो बड़ा मशहूर है, अब तो वो बहुत फेमस हो गए, उनको लोग बुजुर्ग मानते हैं। बाकी मैं नहीं पर्सनली उनको लाइक करता, क्योंकि अनवार जाहिदी साहब को तो मैं खुद मिला हूँ पर्सनली, मैं मिला था उनसे, मैं जब छोटा सा था तो मैं उनके पास जाता था शायरी दुरुस्त कराने के लिए, थोड़ी सी मिलने जाता था उनसे। तो वो जो थे ना अनवार जाहिदी साहब, उन्होंने एक दफ़ा बताया था, वो कमाल लिखते थे। तो अब ये हम प्लेजरिज्म की तरफ आते हैं। ये कहते हैं जी कि मेरी मुलाकात मुझसे ना, क्योंकि आपको पता है हर बंदे को अरूज नहीं मिलता, ये अल्लाह की तरफ से होता है, किसी को अरूज मिलता है किसी को नहीं मिलता बाज़। तो अनवार ज़हीदी साहब बहुत अच्छा लिखते थे, तो इनसे बहुत से वो बताया था कि ये बड़े बड़े दो शायरों के नाम उन्होंने बताए कि मुझसे लिखवा के जाते थे, मतलब लिखवाते मुझसे तो मुझे पैसे दे देते और आगे जाके मुशायरा पढ़ते थे, पेश करते थे और वो हिट भी हो गए। इसी तरीके से वो कहते हैं कि मैं अशफाक इन्होंने मुझे बुलाया था कि कुछ प्लेज लिख दो, तो मैंने इनको प्लेज लिख दिए, मैंने बताया कि ये मेरे प्लेज हैं। तो इन्होंने कहा हाँ हम आपके प्लेज ना आगे चलाएंगे, और वो क्या कहते हैं आपको आपके नाम से आगे चलाएंगे वगैरह, आप प्लेज दे दें। इन्होंने प्ले लिख के दिए। तो क्या कहते हैं आगे ये कहते हैं कि तो कुछ प्लेज ना बड़े मशहूर हुए, तो जब उन्होंने देखे तो पता चला तो वही प्लेज थे जो उन्होंने लिखे थे। तो अशफाक अहमद अशफाक साहब ने क्या किया कि इनके लिखे हुए अनवार जाहिदी साहब के जो प्लेस थे लिखे हुए ना, वो अपने नाम से चला दिए और फिर ये हिट हो गया। अब ये बाबा जी कहलाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये थेफ्ट बहुत ही ज़्यादा है। एक आई एम नॉट श्योर, आई थिंक एक ड्रामा भी पाकिस्तान के अंदर आया था, डाइजेस्ट राइटर शायद, जिसमें सबा कमर थी, उसमें भी उन्होंने यही आइडिया दिया था। वो बहुत अच्छी राइटर होती है, उससे वो ले लेते हैं उसकी स्टोरीज और वो आगे जाके खुद पब्लिश करना शुरू कर देते हैं। शायद आई एम नॉट श्योर, उसमें भी शायद ऐसा ही कुछ दिखाया था। तो ये थेफ्ट है, ये प्लेजरिज्म है। किसी का काम हो, देखिए आप में से कोई बहुत अच्छी स्टोरी लिखता है, बहुत अच्छा काम करता है, मैं उठा के अपने नाम से आगे पेश कर दूं, दिस इज थेफ्ट, दिस इज प्लेजरिज्म। अच्छा आजकल रिसर्च में क्या हो रहा है जी, आप ये भी देख लें। आजकल रिसर्च में क्या, तो सुपरवाइजर क्या करते हैं, जब आप लोग रिसर्च करोगे ना आगे जाके, अभी तो रिसर्च आप लोगों की क्योंकि मामूल के मुताबिक होगी, वो नहीं। अगर आप लोग आगे पब्लिकेशंस करते हो, आर्टिकल्स लिखते हो या कोई चीज़ लिखते हो, तो आप लिखोगे सारा और जब अपने सुपरवाइजर जिससे कहोगे ना कि मेरा जब पब्लिश करवा दें, वो कहेंगे को ऑथर में मेरा नाम डाल दो। कैन यू इमेजिन, ये हो रहा है। वो अपना को ऑथर में नाम डलवाते रहेंगे, इस तरह उनकी पब्लिकेशंस उनके नाम से बढ़ती जाएंगी और वो भी बड़े फेमस हो जाएंगे। ये भी एक प्लेजरिज्म आजकल चल रहा है। सो इट्स लाइक दिस। पॉइंट नंबर 3, टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये दिया है। हाँ, प्लेजरिज्म किसी भी किस्म का हो सकता है, वर्ड्स आइडिया सब कुछ, और इसकी एक ब्रांच जो है ना वो ये भी है कि लिटरेरी थेफ्ट हो। प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया और प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स। आप किसी आइडिया को इस तरह पेश करो जैसे वो न्यू है, ओरिजिनल है, यानी वो नया है और आपने दिया है, जबकि वो किसी और प्रोडक्ट से लिया गया, जबकि वो पहले ही मौजूद थी सोर्स से, किसी ऐसे सोर्स से लिया गया जो मौजूद था, जिसमें वो आइडिया दिया जा चुका था, लेकिन आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो कि जैसे वो आइडिया आपका है, आपने पेश किया है। सी, सो इट इज प्लेजरिज्म। ये प्लेजरिज्म को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जितना मर्जी टाइम लगा समझे, क्योंकि अगर आप प्लेजरिज्म पे काबू पाएंगे तो आप लोगों की रिसर्च वर्क सही होगी। आगे जब आपने अपने रिसर्च करना है ना, जैसे अभी मेरे पास एक आया था, मैं किसी का पीएचडी का एप्लीकेशन लिख रहा हूँ,
लिखी है मैंने भी। उन्होंने यूनिवर्सिटी, कनाडा की कोई यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अप्लाई किया, तो उनका पीएचडी का एप्लीकेशन था। अब उन्होंने रिसर्च वर्क सारा जो किया, सारा सोर्स दिया, सारा अच्छी तरीके से किया। अब देखिए ना, अगर आप में से कोई परसू करना चाहेंगी आगे, अभी तो पोस्ट आरएन करने, फिर एमएसएन होता है, वो करना चाह रही होंगी, एमएसएन के बाद अगर आप पीएचडी करना चाह रही होंगी, तो आपको खुद रिसर्च करना होगा। आज से अगर आप लोगों ने आदत लगा दी ना कॉपी पेस्ट करने की, सोर्सेज से पकड़ने की, तो शायद आप आगे नहीं जा पाएंगी। तो स्ट्रिक्टली अपना जहन बना ले कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप रिसर्च करेंगी, और रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये प्लेजरिज्म नहीं करना। चले जी आगे चलते हैं, यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस इतना ध्यान में रख लें, प्लेजरिज्म ये है कि आप किसी और के आइडियाज़ ऐसे पेश करें, वर्ड्स को या उसके काम को या उसके अल्फाजों को, जैसे कि आपका अपना है, तो वो प्लेजरिज्म है। इसमें मुझे भी एक बात याद आ रही थी, चले आगे याद आएगी मैं आपको बता दूंगा। व्हाट डज प्लेजरिज्म लुक लाइक, प्लेजरिज्म कैसे नजर आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इज कॉपिंग समवन्स वर्क। आप देखें ना, आजकल हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, गूगल से, आप लोगों ने भी शायद ये किया हो, गूगल से, विकीपीडिया से, डिफरेंट सोर्सेज से, और जो है मतलब ये उससे क्या कहते हैं, वहाँ से चीज़ें उठाते हैं, मटेरियल उठाते हैं, जे स्टोर वगैरह से मटेरियल उठाते हैं, उसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। तो ये कॉपी किसी का मटेरियल करना जो है ना, दिस इज प्लेजरिज्म। देखो इन्होंने किया हुआ ना कि कट एंड पेस्ट, इसको आप क्रॉस किया हुआ कि आपने ये नहीं करना, दिस इज प्लेजरिज्म। पॉइंट नंबर 2, साइटिंग अ सोर्स इम्प्रॉपरली। अच्छा, आप लोग जो सोर्स को साइट करेंगे ना, वो हम अभी आगे जाके देखेंगे, आपने वो बिल्कुल सही तरीके से करना है। अगर आप वो सोर्स को सही तरीके से साइट नहीं करते ना, तो उससे अंदाजा ये लिया जाता है कि आपने इसको प्लेजराइज किया, इसलिए आपको सोर्स का मालूम ही नहीं है। सॉरी, आपने प्लेजराइज किया, आपको सोर्स का मालूम ही नहीं है। तो आपने सोर्स को सही तरीके से साइट करना है। साइट होता है रेफरेंसिंग। पॉइंट नंबर 3, फेलियर टू साइट अ सोर्स। हाँ जी, आपने कोई पॉइंट कहीं से लिया और आपने उसे साइट ही नहीं किया, सो अगर आप उसको रेफरेंस नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप प्लेजराइज कर रहे हैं। आप उस रेफरेंस का पर्पस क्या होता है, रेफरेंस देने का पर्पस ये होता है कि आप क्रेडिट करते हैं उस इंसान को जिससे आपने आइडिया, वर्ड्स या उससे वो ख्याल आपने बोरो किया, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, क्रिएशन ऑफ फॉल्स सोर्स। बाज लोग क्या करते हैं कि सोर्स तो उनका कोई होता नहीं है, या वो सोर्स भूल जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग रिसर्च करते हो, कहीं से आइडिया उठाया और आप उसका ना क्या कहते हैं, जो उसका क्या रेफरेंस के लिए, उसका रेफरेंस के लिए हमें राइटर का नाम चाहिए होता है, उसका बुक का पब्लिशर चाहिए होता है, डेट ऑफ पब्लिशिंग चाहिए होती है वगैरह। तो ये चीज़ें आपने ना कहीं स्टोर करके नहीं रखी होती, सेव करके नहीं रखी होती, तो आप भूल जाते हो, फिर आप फॉल्स सोर्स दे देते हो। जब फॉल्स सोर्स देते हो वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 5 इज टर्निंग इन अनदर पर्सन्स वर्क एज योर ओन। आप क्या करें, एक दूसरे इंसान ने काम किया, आप उसे उठा के ऐसे रख दें, उसको ऐसे प्रेजेंट करें, ऐसे पेश करें जैसे कि आपने खुद वो किया है। सो दिस इज ऑल्सो प्लेजरिज्म, ठीक है। ये काम आपने नहीं करना। एक चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मेरे अपने साथ हुआ, मेरी कजन्स के साथ हुआ। अच्छा, ये एक्सपीरियंस होते हैं, इसलिए आप मैक्सिमम जिन लोगों ने पहले रिसर्च किया ना, उनसे एडवाइस लें और ना करें। मेरी सिस्टर ने एक पूरा चैप्टर लिख लिया था अपने थीसिस का चैप्टर लिखना मतलब उसमें महीने लग जाते हैं, उसे 2-3 महीने लगा के लिखा। अब वो होता है ना Ctrl+S बार बार सेव करना हो, तो वो सेव नहीं कर रही थी, उसने बस लिख लिया। क्या कहते हैं, हाँ, उसने जब लिखा ना, तो क्या कहते हैं, वो सेव नहीं कर रही थी। उसने कोई 2-3 दिन लगा के बैठ के, 2-3 दिन या एक दिन सारा मटेरियल उसके पास था, उसने सारा ना चैप्टर लिखा, यानी 3 महीने लगा कर उसने सारा वो सेट किया। उसके बाद उसने लिखा, हुआ क्या, लाइट चली गई, उसका वो सेव ही नहीं हुआ। जब आपने अपनी 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, जब आप रिसर्च का वर्क कर रहे होंगे ना, एक तो Ctrl+S करके आपने बार बार सेव करते रहना। दूसरा, जहाँ जहाँ से आप सोर्सेज ले रहे हैं ना, बाजू का दिया था, हर चीज़ आप बार बार रेफरेंस नहीं कर रहे होते। आपने इन रेफरेंस जब हम देखेंगे ना, फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी। आपने राइटर का नाम लिखा और डेट लिख दिया, बाकी सारा रेफरेंस आपने छोड़ दिया, तो अब वो सोर्स को आप छोड़ के चले गए, आपने वेबसाइट बंद कर दिया, जहाँ से बुक से आप पढ़ रहे थे वो आपके जहन में नहीं है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो आप बुक, मैगजीन्स, जर्नल्स, बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स आप नेट से पढ़ रहे होंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपने क्या करना है, बुक एक ना अलहदा वर्ड की फाइल बना के रखनी है, या अगर आप लोग लैपटॉप नहीं यूज़ करते तो कॉपी पेन से रख के कहीं रजिस्टर पे लिख लीजिएगा। आपने उसका एक ना फोल्डर बना के रखना है, जहाँ पे आपने जितने भी सोर्सेज है ना, बुक का नेम, पब्लिशर नेम, पब्लिशिंग डेट, जर्नल है, जर्नल का नेम, डेट, पब्लिशर्स डेट, नेम, पब्लिशिंग प्रेस, एक एक चीज़, पेज नंबर, वो सारा वहाँ पे नोट करते रहना है। होता ये कि हम अमूमन रेफरेंसिंग बिल्कुल एंड में करते हैं। जब आप रेफरेंसिंग करेंगे ना, फिर आपको सोर्सेज ही नहीं मिलते।
तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं ना, तो आपने लाजमी एक जगह पे स्टोर करके अपने सारे सोर्सेज रखने हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब ये देखिएगा क्या कहते हैं, इफ यू कट एंड पेस्ट इट फ्रॉम द वेब ही विल से यू प्लेजराइज्ड, आई डिडंट कट एंड पेस्ट इट। ये देखें, अब वही उसको बता रहे हैं, ये बहुत बच्चे करते हैं, मेरे अपने साथ ये बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स ने किया, और मैं उन्हें साफ कहता हूँ कि भाई ये प्लेजरिज्म है। समझे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर आप कट एंड पेस्ट करेंगे ना वेब से, और तो ये प्लेजराइज है, यानी आपने कहीं से मटेरियल उठाया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो प्लेजरिज्म है। अब ये आगे से क्या कह रहा है, ये हमारे लफ्ज़ों का खेल खेलना सिखा दिया गया ना, जिसको लोग समझते हैं कि हम बड़े जीनियस हो गए। वो जीनियस नहीं है, आगे भी जीनियस बैठे हुए जो समझ जाएंगे। आई मीन अगले बंदे को भी पता चल जाता है आप क्या कर रहे हैं। अब वो आगे से क्या कह रहा है, आई डिड नॉट कट एंड पेस्ट इट, वो कह रहा है मैंने कट और पेस्ट नहीं किया, आई प्रिंटेड इट, मैंने उसका प्रिंट निकलवाया, एंड द टाइप्ड इट इन, इज दैट प्लेजरिज्म? आई मीन आई टाइप्ड इट। वो कह रहा है कि मैंने तो उसको खुद निकाल के प्रिंट निकलवा के दोबारा खुद टाइप की है, तो क्या ये प्लेजरिज्म है? ये प्लेजरिज्म ही है। आपने ये कहने का मतलब ये कि वो प्रिंट निकलवाया, उसका प्रिंट निकलवा के दोबारा टाइप कर ली, भाई वो प्लेजरिज्म ही है। फिर ये क्या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आप ये हरकतें ना कीजिएगा। प्लेजरिज्म अगर पकड़ा जाएगा वो मसला ही नहीं है। ज़्यादातर टीचर्स इतने एक्सपीरियंस होते हैं, आपने जितनी वेबसाइट्स पर जाना है ना, विकीपीडिया, क्या नाम है इनके, क्या कहते हैं, गूगल हो गया, विकीपीडिया, और जो भी वेबसाइट्स आप जिन जिन वेबसाइट्स पे जाएंगे, वो सारी वेबसाइट्स को उनको पता है, वहाँ से पता चल जाता है कि नेट पे कैसा लिखा होता है, आपका वो प्लेजरिज्म पकड़ा जाएगा। फिर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे पकड़ा जाता है, सॉफ्टवेयर का भी अभी आगे जिक्र आएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो नेट से देखते हैं, नेट से देख के हैंड रिटन असाइनमेंट, हम हैंड रिटन असाइनमेंट देंगे। हैंड रिटन असाइनमेंट क्यों देंगे जी? पेजेस पकड़ेंगे और पेजेस पे वहां से पकड़ के सारा कॉपी पेस्ट करके लिख लेंगे और कह देंगे ये ले, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ परसेप्शन ये कि जो हैंड रिटन असाइनमेंट होती है उसका प्लेजरिज्म चेक नहीं होता, तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, क्योंकि प्लेजरिज्म तो सॉफ्ट कॉपी में चेक होता है आपका, उसमें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर से। लेकिन जो टीचर एक्सपीरियंस है ना, उन्होंने आपकी वो हार्ड कॉपी से भी पढ़ के बता देना कि जी आपने प्लेजरिज्म किया हुआ है, तो दिस इज प्लेजरिज्म। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसको देख कर प्रिंट कर रहे हैं तो भी प्लेजरिज्म है, उसको देख के टाइप कर रहे हैं, उसको देख के हैंड रिटन लिख रहे हैं, तब भी वो प्लेजरिज्म ही है। एंड आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म किया हुआ होना है। प्लेजरिज्म को अवॉइड करें। खैर आपके भी फर्स्ट असाइनमेंट्स हैं, तो मेरा ख्याल है आपको पहले सिखाया जाना चाहिए था, लेकिन ये ऑनलाइन की वजह से शायद थोड़ा इशू आ रहा है। मैंने भी आपको असाइनमेंट्स देनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज एंड पनिशमेंट, फेलियर ऑफ असाइनमेंट, फेलियर ऑफ असाइनमेंट। अच्छा, सबसे पहली चीज क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, फेलियर ऑफ योर असाइनमेंट। आपके जो देखिए ना, एफ लगा दिया, इसका मतलब फेल्ड है। रीजन क्या जी? प्लेजरिज्म है। क्यों? आपने आपकी जो असाइनमेंट है वो सबमिट ही नहीं होगी, टीचर आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं करते। पॉइंट नंबर 2 इज इट इज़ वेरी इजी टू टेल इफ़ यू हैव प्लेजराइज। ये मैंने भी आपको बताया था कि बहुत आसान है ये बताना कि आपने प्लेजराइज किया है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि टीचर प्लेजरिज्म नहीं पकड़ सकते, तो हो सकता है कि आउट ऑफ लीनियंसी वो आपको ना करें, वरना हर टीचर को सारे वो रास्ते पता है कि जिससे आपका प्लेजरिज्म पकड़ना मुश्किल नहीं। टर्नेट का सॉफ्टवेयर है, उस पर ऐड कर डालें, आप खुद देख सकते हैं, टर्नेट पे डाल के प्लेजरिज्म पता चल जाता है। फिर वेबसाइट्स हैं कुछ, ग्रामरली, एक वेबसाइट है ग्रामरली, आप उस वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, वहाँ से भी प्लेजरिज्म जो है ना पता चल जाता है, तो वहाँ से आप खुद भी अपना प्लेजरिज्म देख सकते हैं। ये अनपेड है, तो थोड़ा बहुत मतलब वो आपको बता देते हैं कि आपने कितना प्लेजराइज किया हुआ, तो वहां से भी पता चल जाता है, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म। आपने प्लेजरिज्म को किस तरीके से अवॉइड करना है। देखिए ना, अब पॉइंट आपके जहन में ये आता है कि आपने एक बंदे की क्या कहते हैं आइडियाज लिए हैं और आपने वो अपने अल्फाज में लिखने हैं, वो अब आपने लिखने हैं, तो वो तो प्लेजरिज्म हो जाएगा? नहीं होगा। फर्स्ट वे क्या है, समराइज। यू मस्ट रेफरेंस द ओरिजिनल सोर्स। अच्छा, ओरिजिनल सोर्स को जो रेफरेंस करना है वो तो बिल्कुल एंड में करना है, पहले आप इस चीज़ की तरफ आ जाए। योर समरी शुड बी शॉर्टर देन द टेक्स्ट यू आर समराइजिंग। अब आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो आपने ओरिजिनल राइटर है ना, उसका आइडिया बताना है अपने अल्फाज में, तो वो ये कह रहा है कि आप उसको समराइज करें। समराइज किस तरीके से करना है आपने, कि जितना भी उसने, जैसे आपने एक बुक पढ़ी है ना, बुक से आप आइडिया दे रहे हैं, बुक पेजेस की 300 पेजेस की, आप उसका आइडिया कोई 3 पेजेस पे लेकर आ गए, तो दिस इज अ समरी। आप उसके सारे आइडियाज को समराइज करें, और जो आपकी समरी है वो शॉर्टर होती है ओरिजिनल से, ठीक है। फिर point number 3 is you must use your own words, usually with a very limited use of quotations. आपने quotations यूज नहीं करनी। quotation से पता है क्या होता है, ये इम्पैक्ट जाता है। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा, जब आप quotation डालते हैं ना, वो प्लेजरिज्म में जाती है।
वो प्लेजरिज्म में इस तरह जाती है कि आपने एज इट इज कोट को सोर्स किया हुआ है, तो वो प्लेजरिज्म नहीं होता आपका, बट उसमें वो आपको ये बता देता है बेसिकली, जो आपका एग्जामिनर होता है ना उसको, कि इसने इतनी कोट्स ऐड की हैं। अब पहले जो पाकिस्तान में जब ये बहुत ज़्यादा चला ना, तो लोग क्या करते थे रिसर्च वर्क में, कि वो उठा के ना एक एक दो तीन तीन पेजेस की ना कोटेशन ही उठा उठा कर डाली जाते थे कि इस तरीके से हमारा रिसर्च हो जाए। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो पकड़ी जाती उसका मतलब है कि आपने प्लेजराइज किया हुआ, मतलब आपने कोटेशंस डाली हुई, आप इतना नहीं डाल सकते। आई थिंक इंटरनेशनली 18-19% मेरा ख्याल अलाउ है, शायद आई एम नॉट श्योर, वेरियस यूनिवर्सिटीज में डिपेंड करता है। मोस्टली ये 2 या 3% अलाउ होता है प्लेजरिज्म, 3 या 4% से ज़्यादा अलाउ नहीं होता। और जब आप मेरा ख्याल है रिसर्च करते हैं मास्टर्स की और बी ऑनर्स की, तो ये 16-17% शायद अलाउ होता है। ये हर यूनिवर्सिटी पे ना वेरी करता है, वो आपको पता चलेगा। अपने अल्फाजों में लिखे हैं, और कोटेशंस आपने ज़्यादा, कोटेशन से मुराद यहाँ से ये है कि उसके जो राइटर के ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो आपने कम से कम, वर्ड्स नहीं, उसकी कोटेशंस हम नहीं जैसे कोट करते थे, द राइटर सेड इन्वर्टेड कॉमर्स में, और 4 5 6 10 लाइनों के ऊपर जो उसने बात की थी हम एज इट इज उठा के लिख देते हैं, दिस इज कोटेशन। वो कह रहा है कि आपने वो कोटेशंस बहुत कम डालनी है, ठीक है, यानी आपकी एक पेज पे एक कोटेशन आ गई, 2-3 लाइनों की, 4 लाइनों की, बस बढ़िया, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, और अपने अल्फाजों में आपने बताना है। फिर उसके बाद अब जब वो सारा आइडिया डिस्कस कर लेते, फॉर एग्जांपल आपने वो आइडिया 3 पेजेस पर डिस्कस किया, अब वो सारा आइडिया वैसे इतने ज़्यादा देर नहीं लगाते, रेफरेंस आप पैराग्राफ के बाद आपको फिर रेफरेंस करना पड़ता है, आपने पहले पैराग्राफ के एंड पर ही ना रेफरेंस कर देना कि ये राइटर है और ये बुक की पब्लिशिंग डेट है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये आपने क्रेडिट कर दिया सोर्स को, आप समराइज कर रहे हैं और आप प्लेजरिज्म नहीं कर रहे। तो दिस इज वन वे ऑफ अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। अनदर वे ऑफ अवॉइडिंग प्लेजरिज्म इज पैराफ्रेज। पॉइंट नंबर 1 इज यू मस्ट रेफरेंस द ओरिजिनल सोर्स। वही वाली बात है जी, आपने बार बार जहां प्लेजरिज्म आएगा वहां पर बार बार एक ही चीज आएगी कि जो ओरिजिनल सोर्स है ना उसको आप रेफरेंस करें, रेफरेंस करें, रेफरेंस करें। पॉइंट नंबर 2, द टेक्स्ट यू प्रोड्यूस मे बी शॉर्टर और लॉन्गर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट। अच्छा, वो समराइज की बात कर रहे थे ना, वो और चीज़, ये पैराफ्रेज है। पैराफ्रेज में ये होता है कि आप अपने अल्फाजों में उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अब जब आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो पैराफ्रेज जो है ना, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पैराफ्रेजिंग जो है ना आपकी, वो ज़्यादा भी हो सकती है, ओरिजिनल से कम भी हो सकती है। समराइज में तो ये है ना कि देखिए आपने उस आइडिया को समराइज करना है, तो इसका मतलब वो शॉर्टर ही होनी चाहिए। पैराफ्रेज में ये है, सॉरी, पैराफ्रेज के अंदर आप जब पैराफ्रेज करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे उस ओरिजिनल टेक्स्ट की, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो टेक्स्ट से कम ही हो, टेक्स्ट से कम भी हो सकती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज यू मस्ट यूज योर ओन वर्ड्स एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए आपका प्लेजरिज्म वहीं पे खत्म हो जाता है जब आप अपने अपने अल्फाजों में लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिनोनिम्स चेंज कर दिए। वो जो एक स्पिन बोर्ड चल रहा है आजकल, स्पिन बोर्ड जो है वो तो बाजू का इतने बुरे लफ्ज देता है, मतलब ऐसे वर्ड्स देते थे जिनका दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं होता, तो स्पिन बोर्ड से अगर आप करके देंगे तो बड़े आराम से पकड़ा जाएगा, ठीक है। सो यूज योर ऑन वर्ड्स, रेफरेंस सबसे पहली चीज, क्रेडिट द सोर्स, रेफरेंस इट, एंड देन यूज योर ऑन वर्ड्स, ठीक है। समराइज का याद रखिएगा, समराइज जब आप एक आइडिया को समराइज करेंगे वो शॉर्ट होना चाहिए, जब पैराफ्रेज करेंगे वो तो लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, थर्ड पॉइंट कोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट देखिए, फिर उसने ही कहा है यू मस्ट रेफरेंस द ओरिजिनल सोर्स। आपका काम ही नहीं चल सकता अगर आप ओरिजिनल सोर्स को रेफरेंस नहीं कर रहे, और जब आपने ओरिजिनल सोर्स को रेफरेंस कर दिया आप प्लेजरिज्म से बच जाएंगे। प्लेजरिज्म जो है ना, इट्स अ वेरी बिग क्राइम। आप, अब ये 4-5 साल पहले की बात है, फ्रांस के एक मिनिस्टर थे, उनका ये पता चला कि फ्रांस में मिनिस्टर था, करंट मिनिस्टर फ्रांस के अंदर उस वक्त, उनका पता चला जो उनका पीएचडी का डॉक्टोरल थीसिस था ना, वो प्लेजराइज था। और ये तब पता चल रहा है जब वो मिनिस्टर थे, उसी वक्त उसका मिनिस्टर करंट गवर्नमेंट का, उसी वक्त उसका रिजिग्नेशन लिया, उसको हुकूमत से निकाला, उसको वापस यूनिवर्सिटी भेजा उस बंदे को, उस एज में, उसे कहा यूनिवर्सिटी वापस जाए, प्लेजरिज्म खत्म करा के उससे कहा कि आप दोबारा लिखें, सही करें अपना काम। उससे काम ठीक करवाया, लेकिन उसको दोबारा मिनिस्ट्री वगैरह गवर्नमेंट में नहीं आने दिया उन्होंने। आप देखिए कितनी बड़ी सजा है कि करंट मिनिस्टर सर्विंग, हुकूमत से निकाल दिया उसको बाहर, फिर उसके बाद उसके ऊपर पनिशमेंट लगा दी कि ये दोबारा आई थिंक हुकूमत में नहीं आ सकता, इस तरीके की पनिशमेंट लगी उसके ऊपर। तो प्लेजरिज्म दुनिया में इतना बड़ा मसला है, और हमारे यहाँ तो हर चीज़ ही प्लेजरिज्म से चल रही है। आप असाइनमेंट से शुरू होकर अपना थीसिस वर्क तक प्लेजराइज कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, द टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट कोटेड अनलेस एलिप्सिस आर यूज्ड। ओके,
आप वो ये बता रहा है कि आपने किस तरीके से कोटेशन देनी है, ठीक है। द टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट कोटेड। कोटेशन आपने इस तरीके से करनी है कि जो टेक्स्ट आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, अपने अल्फाजों में लिख रहे हैं, तकरीबन वो उतना ही होना चाहिए जितना कि कोटेड टेक्स्ट के अंदर है। यानी जो टेक्स्ट को आपने कोट किया है ना, जितना उसके अंदर है उतना ही आप कोशिश करें कि असल टेक्स्ट जब आप उसको लिखें, यानी जब आप उसको समराइज करें या पैराफ्रेज करें, तो वो भी उतना ही हो। पॉइंट नंबर 3, you must use the original author's exact words and you must put quotation marks around them। अच्छा ठीक है ठीक है, आप जैसे कोट कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे ये बात है। अच्छा, कोट में भी ये होता है कि एक तो होता है समराइज और पैराफ्रेज करना। ये जो कोट की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, कि एज इट इज जो कोट लिखे ना, वो आप उठा के वहां पे लिख दें। जो ये कहा है ना उसने कि ओरिजिनल ऑथर के जो वर्ड्स, ऑथर के जो ओरिजिनल ऑथर के जो एग्जैक्ट वर्ड्स है ना, बिल्कुल वही लिखे और उनके दरमियान कोटेशन मार्क्स लगा दें। कोटेशन मार्क्स लगाने का मतलब ही ये होता है कि आपने उसके वर्ड्स एज इट इज कॉपी किए हैं। लेकिन अगर आपके 4 या 4 से ज़्यादा सेंटेंसेस हो जाए ना, तो फिर आप कोटेशन मार्क नहीं लगाते। ये हम अभी एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग जब देखेंगे ना, तो उसमें हम करेंगे, ठीक है। Point number 4 is you must include the page number of the source from which you borrowed the author's original language। ओरिजिनल लैंग्वेज से मतलब है कि उसकी जो ओरिजिनल कोड आपने जहां से लिया ना, आपने उसका पेज नंबर भी बताना है। अब इससे होता क्या है, राइटर का नाम लिखोगे, बुक का नाम लिखोगे, साथ क्या कहते हैं वो लिख दोगे पेज नंबर। तो अगर किसी को चेक करना होगा ना आपका सोर्स, तो वो फौरन उस बुक के जाके पेज नंबर को चेक कर लेगा और वहाँ पे देख लेगा कि वहाँ पे वो कोटेशन एज इट इज़ है कि नहीं, कि आपने बोरो तो नहीं की, कि आपने फॉल्स क्रिएट तो नहीं किया। तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। यू मस्ट इंक्लूड, तो आपने पेज नंबर लाजमी इंक्लूड करना है। पॉइंट नंबर 5, you can introduce quotes with phrases like according to Rob Jones। ये नाम कर सकते हैं, रॉब जोन्स स्टेटेड, ठीक है। हाँ जी, आपने जो कोटेड जो है ना फ्रेजेस, उसमें भी आपने लाजमी राइटर वगैरह का बताना होता है। आपने ये नहीं कर देना इट इज सेड दैट, आपने ये बताना है अकॉर्डिंग टू द ऑथर दिस। फिर उसके बाद आपने ये देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोट है, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स में कोट है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपने लाजमी बताना है अकॉर्डिंग टू द राइटर दिस, और फिर उसके बाद द राइटर रॉब स्टेट्स डैट, आपने इस तरह करके बताना है। और फिर जो उसका आप सारा आइडिया दोगे ना, वो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में देना है। दिस इज हाउ यू कोट अ सोर्स, ठीक है। ये कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू साइट, आप साइट कैसा करते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ हुआ है ना, वो एमएलए का है। तो मैंने इसको इसलिए टच नहीं किया कि इट्स ओके जाने थे, क्योंकि हमने तो एपीए करना है और उस पर हम फुल फ्लैज एक पूरा लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो एमएलए का नहीं करना। एमएलए होते हैं लिटरेचर वालों के लिए, आर्ट्स की मॉडर्न लैंग्वेजेस के लिए होता है ये। वैसे एमएलए का मतलब यही होता है, मॉडर्न लैंग्वेजेस एसोसिएशन। आप मेडिकल फील्ड से, आप लोगों के लिए जो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है ना, दैट इज एपीए स्टाइल, ठीक है। तो हम एपीए करेंगे, बट उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि वो एपीए की जो चीज़ें यहाँ पे हमें नजर आएंगी ना, वो हमें जो एमएलए में कुछ नजर आ रही, जो आगे भी रेफरेंसिंग देंगे ना थोड़ी बहुत, वो हमें एपीए में भी नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे इंटेक्स साइटेशन। इंटेक्स साइटेशन क्या होती है। इंटेक्स साइटेशन वो होती है जो आप टेक्स्ट के विद इन साइटेशन करते हैं ना, आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, लिखते लिखते आप बात करें, लिखते लिखते आप रेफरेंसिंग कर देते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेक्स साइटेशंस, ठीक है। अब इन इंटेक्स साइटेशन में आप देखिएगा, एक होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन देखिएगा, सम रिसर्चर्स नोट दैट चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स शाइनेस। पहले तो आप ये देखें कि इनडायरेक्ट है, पर हमने इसे जो रिसर्चर्स के अल्फाज है ना, वो देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिए हैं। अब ये इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे हमें लगता है सम रिसर्चर्स, हमें नहीं पता कि वो कौन से रिसर्चर्स हैं। अब हमने इसे कोट करना है, ये आपने बात कह दी है। आप बेसिकली ना रिसर्चर्स के काम के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपने किस तरह किया है कि आपने ब्रैकेट्स लगा के राइटर का नाम लिखा, देखिए फिर साथ ही कोमा लगा दिया। राइटर का नाम देखिए, पहला लेटर कैपिटल है, उसके साथ ही यहाँ पे कोमा आ गया, उसके बाद पेज नंबर, ब्रैकेट क्लोज और फुल स्टॉप देखिए बाहर आ रहा है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे राइटर मेंशन नहीं था, आपने राइटर को यहाँ मेंशन किया। सम रिसर्चर्स नॉट, कुछ बहुत से चंद रिसर्चर्स ये कहते हैं दैट चिल्ड्रन आर नॉट टोटली इनसेंसिटिव, सॉरी आर नॉट आर सॉरी आर टोटली इनसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स शाइनेस, कि बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने वालिदैन की शाइनेस, जो शर्मीलापन है, उससे बिल्कुल इनडिफरेंट होते हैं, बेखबर होते हैं, उनको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। ये था इनडायरेक्ट कोट। अब डायरेक्ट कोट में देखिएगा, जिम्बार्डो, देखिए राइटर का नाम यहाँ पे आ गया, नोट्स दैट, वहाँ पे सम रिसर्चर्स था, यहाँ जिम्बार्डो आ गया। चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव टू देयर पेरेंट्स शाइनेस, यहाँ पे राइटर का नाम लेकर आप बता रहे हैं कि वो कहता है, और उसके अल्फाज आपने देखिए डायरेक्टली कोट कर दिए इन्वर्टेड कॉमर्स में।
कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के शर्मीलेपन से बेखबर होते हैं। अब चूंकि आप राइटर का नाम बता चुके हैं तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में आप सिर्फ पेज नंबर लिखा और फुल स्टॉप फिर बाहर लगाया। तो ये इनडायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट है, लेकिन दोनों के अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास यूज कर रहे हैं क्योंकि दिस इज अ कोट। पॉइंट नंबर 3 इज पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग। जो पहले कही थी ना बेहतरीन आप एग्जांपल देखें वो फुट है। Some researchers have observed, बहुत से चंद रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया that children seem unaware, कि बच्चे बेखबर नजर आते हैं that their parents are considered bashful, कि उनके जो वालिदैन हैं वो शर्मीले हों। अच्छा, अब यहाँ पर आप बड़ा क्लियर देख सकते हैं, साफ पता चल रहा है राइटर के वर्ड्स ही नहीं है, साफ पता चल रहा है कि कोई इंसान इनको एक्सप्लेन कर रहा है। थोड़ा सा ना देखो पैराफ्रेज किया, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की हुई है, ठीक है, अपने अल्फाजों में किया और बिल्कुल उसका मीनिंग वही रहेगा, लेकिन सॉरी मीनिंग वही है लेकिन लहजा उसने बदल दिया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पैराफ्रेज और समराइज करना, ठीक है। फिर एंड में देखें किस तरीके उसने डायरेक्ट कोट किस तरह किया, और सॉरी अब कोट किस तरह किया। हाँ यस, इट्स इनडायरेक्ट कोट के ब्रैकेट लगाई, राइटर का नाम बार बार देख लें कैपिटल है और कॉमा, कोई यहाँ पे स्पेस नहीं है। छोटी चीज आपको तंग करती है, ये ना एक स्पेस है, यहाँ बड़ी लग रही है लेकिन ये एक स्पेस है। फिर पेज नंबर कोई स्पेस नहीं है, ब्रैकेट क्लोज और ये फुल स्टॉप। ये जो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने को आपको कह रहा हूँ ना, बेसिकली बहुत मैटर करती हैं। तो अब इसका आपने ख्याल रखना, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ये है कि अब इंटेक्स साइटेशन का कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर कल वाले में जो होगा कोड के लिहाज से कि आप किस तरीके से रेफरेंस करते हैं। फिर थोड़ा सा डिस्कशन होगा, बहुत थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम आगे चले जाएंगे प्लेजरिज्म के लिहाज से कुछ चीज़ें देखेंगे और किस तरीके से हमने थोड़ा सा करना है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर उसका दोबारा प्लेजरिज्म पे हम एक और आएंगे जिसमें और प्लेजरिज्म के बारे में जानेंगे। तो ये जो रेफरेंसिंग का होगा ना, इसके ऊपर प्रॉपर टोटली हमारा इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा पूरा एपीए रेफरेंसिंग का, क्योंकि आपने एपीए में रेफरेंसिंग करनी है और फिर हमने देखने के एपीए में किस तरीके से देखें। एक दफ़ा प्रॉपर एक उस पर पूरा लेक्चर कर लेना तो अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसमें जो सवाल आपको है ना आपने ज़रूर करने हैं। चलें अपना ख्याल रखिएगा, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। साइटेशन, अब इनटेक्स्ट साइटेशन के ये अब कुछ हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे ये देखिए इनटेक्स्ट साइटेशन किस तरीके से होती हैं, इसको हम डिटेल में भी जाके देखेंगे उधर अपना क्या कहते हैं, इसमें भी थोड़ा देखेंगे हम, एपीए में दोबारा देखेंगे। एक लेक्चर इस पे एक्सक्लूसिवली और भी होगा इंशाल्लाह। फ्रॉम अ बुक जर्नल आर्टिकल, सबसे पहले आपने क्या करना, अगर एक बुक या जर्नल आर्टिकल से आप कर रहे हैं ना तो सबसे पहले आप लास्ट नेम लिखते हैं। जैसे अभी वो जो पीछे आया था ना जिम्बार्डो, दैट वाज एक्चुअली उसका लास्ट नेम था। लास्ट नेम होता है जो आपका सरनेम होता है। जैसे अगर मेरा नाम है ना मोहम्मद अली, तो लास्ट नेम मेरा यहाँ पे क्या बनता है, अली। तो सॉरी यहाँ पर मेरा लास्ट नेम बनेगा मोहम्मद अली। तो